हे गाइस, गुड इवनिंग। सो अभी शाम के हो रहे हैं 5 o'clock हो गए हैं, 5:30 हो रहे होंगे। और सन तो डूब चुका है, मतलब सूर्यास्त हो चुका है, सनसेट हो चुका है, लेकिन लाइट बहुत अच्छी है बाहर। तो मैंने आज प्लान किया था कि एक साड़ी ट्राई ऑन करूँगी, और मोस्टली मैं इस टाइम की जो शाम की डे लाइट होती है उसके साथ ही शूट करती हूँ, और इधर बाहर लिविंग रूम में ही शूट करती हूँ। बट आज भगवान की ऐसी कृपा है कि मैं मेकअप करके बैठी, आप देख सकते हो कि मैं मेकअप करके बैठी हूँ। और मुझे थोड़ा सा भी बैठने में, उठने में, कुछ काम करने में इतनी दिक्कत होती है, स्पेशली मेकअप ये मैं करने बैठती हूँ और मुझे इतनी थकान होती है, इतना मैं एग्जॉस्ट होने लगती हूँ जैसे कि मैंने पता नहीं क्या कर लिया है। और मैं रेडी हुई और लाइट चली गई। थैंकफुली कि मैंने साड़ी ड्रेप नहीं की थी। अनिका है यहीं पे, ये देखो ये क्या कर रही है। बेटा ऊपर नहीं चढ़ो, आप नीचे आओ, चलो इधर आओ, नहीं तो गिरोगे आप, इधर आओ। सो मैं रेडी नहीं हुई। अगर रेडी होती तो मेरी बहुत सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। अभी देखते हैं लाइट आती है और आर्टिफिशियल लाइट में कुछ शूट हो पाता है या नहीं। हो पाता तो अच्छी बात है, नहीं हो पाता तो क्या कर सकते हैं। हेलो एवरीवन। सुबह बस और पीना शुरू करो। कल सुबह पी के स्कूल जाएंगे। अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है। जो आज पानी में गिर गई थी ना। मेरा सोनिया, मैं मिकी माउस बना हूँ। आज हमने इसमें बिस्किट भर दी है। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज का जो ये दिन है, आज मैंने कुछ भी और रिकॉर्ड नहीं किया है। मॉर्निंग से अनिका भी स्कूल चली गई है, स्कूल में और वो आने वाली होगी। सो मैं आज रूम में बैठी थी और बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। तो मैंने सोचा कि अब क्योंकि मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है, पहले से काफ़ी सारे एक्सपीरियंस मुझे हो चुके हैं, और इस प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एकदम न्यू हैं, जो पहले प्रेगनेंसी में नहीं हुई मेरे साथ में। काफ़ी डिफरेंट भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक बार प्रेगनेंसी का कोई एक्सपीरियंस हो जाता है तो मतलब आप हर बार झांसी की रानी बन सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर बच्चा अलग होता है, और हर बार ये जो फेज़ आता है हमारी लाइफ में, प्रेगनेंसी का जो दौर आता है, ये पूरा 9 मंथ में जो एक्सपीरियंस होते हैं ये एकदम अलग होते हैं। तो मतलब हर बार आप एक नया एक्सपीरियंस फील करते हो जब भी आप मदर बनते हो। अब डिपेंड करता है कि आप एक बार प्रेगनेंसी हो रही है आपकी या फिर 2 या 3 बार हो रही है। सो ये जो सेकेंड प्रेगनेंसी है ये हमने काफ़ी सोच समझ के प्लान करी। और पहले तो हमें करना था बेबी, दूसरा बेबी करना था, क्योंकि हम चाहते थे कि नहीं 2 बच्चे होने चाहिए। तो फैमिली ऑफ 4 हमें हमेशा से ही पसंद थी। लेकिन लाइफ में बहुत ट्रबल हुई, बहुत प्रॉब्लम्स आई, फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स आई। फिर पेंडेमिक हुआ, कोविड हुआ, और उसकी वजह से ना ये जो प्लान था वो डिले होता ही गया। और फिर मुझे भी लगने लग गया था समवेयर कि नहीं यार, अभी मैं सेकेंड बेबी के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। और मैनेज तो मुझे ही करना है, एट द एंड कोई आएगा तो है नहीं मेरे साथ में मैनेज करने के लिए। सो मैंने ये प्लान को पोस्टपोन किया, और अब अनिका 5 साल की होने वाली है, 5 years की हो जाएगी, और देन 2 महीने में फिर मेरी डिलीवरी भी हो जाएगी। सो बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमने बेबी बॉय के चक्कर में ये सेकेंड प्रेगनेंसी करी, हम बेबी नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब हमको लग रहा है कि बेबी बॉय होना चाहिए लाइफ में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले तो ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखिए, बच्चे चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो एक बराबर ही होते हैं। अब वो समय नहीं रह गया जब लोग बॉय ओरिएंटेड होते थे कि नहीं लड़का ही होना चाहिए घर में वंश को आगे बढ़ाने के लिए और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। अब वैसा कुछ नहीं रह गया है, मतलब हमारे यहाँ तो नहीं है। अब कुछ लोगों की जो मानसिकता है वो इतनी छोटी है कि उसे बदल नहीं सकते हैं, और उनको बस बेटा वंश को आगे बढ़ाने वाला और घर में लड़का यही इम्पॉर्टेंट लगता है, लड़कियां इम्पॉर्टेंट नहीं लगती। लेकिन हम जिस तरीके से अनिका को बड़ा कर रहे हैं, उसकी अपब्रिंगिंग अभी तक रही है, वो किसी भी तरीके से किसी लड़के से कम नहीं रही है। जितना
सुख, जितनी फैसिलिटीज़ एक लड़के को मिलनी चाहिए, उससे ज़्यादा हमने हमारी बेटी को दी है। तो इक्वालिटी हमने हमेशा से ही रखी थी, और पहले भी हमारा ऐसा सोचना नहीं था कि अनिका को भाई मिले या बहन मिले, क्या मिले। हम बस चाहते थे कि एक सिबलिंग हो। अब आप क्या है वॉम में, ये तो हम नहीं चेक कर सकते ना, जब तक वो हमारे सामने नहीं आ जाता। ये तो सिर्फ भगवान को ही पता होता है, और भगवान का ही जो भी डिसाइड किया है उन्होंने ही डिसाइड किया है। तो अब बहन आएगी या भाई आएगा, ये तो भगवान की मर्जी है। सो हम बस इतना ही चाहते हैं कि एक कोई और हो फैमिली में जिसके साथ अनिका अपना टाइम स्पेंड करे, उसे अच्छा लगे, दोनों एक दूसरे के साथ रहें, एक टुगेदरनेस वाली फीलिंग उसे पता चले। क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली में हैं और ऐसी सोसाइटी में हम रह रहे हैं ना जहाँ पे बच्चे ही नहीं हैं, तो वो जो एक बचपन वाली फीलिंग होती है ना, वो एंजॉय ही नहीं कर पा रही है। हमने जिस तरीके से हमारा बचपन एंजॉय किया फ्रेंड्स के साथ में, मोहल्ले वालों के साथ में, और जब दादी के घर जाते थे तो वहाँ पे कज़न्स वगैरह आते थे, सब होते थे, लेकिन यहाँ तो अब कुछ है ही नहीं। तो ऐसे मोमेंट पे लगता है कि नहीं यार, समथिंग इज़ मिसिंग। डिसाइड ही कर लिया था कि नहीं, अब इतना टाइम हो गया तो अब इतना ज़्यादा गैप तो हम नहीं करेंगे 2 बच्चों में। मैं बच्चा ही नहीं करूँगी, अब दूसरा भी एक ही बहुत है मेरे लिए। लेकिन ये अनिका को देखते हुए कि शी इज़ सफरिंग समवेयर, शी नीड्स समथिंग, शी नीड्स समवन टू प्ले विद हर, टू कडल विद हर, टू स्पेंड टाइम विद हर, और वो चीज़ हम नहीं दे पा रहे हैं उसे। वो जो एक दोस्त वाली, एक होता नहीं है, एक साथी वाली जो फीलिंग होती है, वो मम्मी पापा उसे नहीं दे सकते। मैं तो पूरा दिन उसको कोशिश करती हूँ देने की कि नहीं, उसे अलोन फील नहीं हो, लेकिन वो चीज़ तो आप ही समझ सकते हो कि एक जो फीलिंग दोस्त वाली होती है, एक जो अपनी सगे भाई या बहन वाली होती है, वो शायद कोई और पर्सन नहीं पूरा कर सकता है। तो जो भी होगा बच्चा, वो हमें हेल्दी चाहिए, भगवान करे वो स्वस्थ हो और अच्छे से आ जाए, कोई कष्ट नहीं हो उसे भी और हमें भी कोई कष्ट नहीं हो, और अच्छे से बच्चा आ जाए, बस हम यही चाहते हैं। सो गाइस, अभी मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ अनिका को स्कूल से पिक करने के लिए। अभी 12 बज गए हैं, 12:15 हो रहे हैं, और मैंने अनिका के पापा को कॉल किया कि अनिका अभी तक आई नहीं, कहाँ हो आप लोग। देन उन्होंने बताया कि वो मीटिंग में फंस गया, उन्होंने गाड़ी भेज दी है और मैं जा करके ले आऊँ। सो मुझे एक तो बहुत क्रैम्पिंग हो रही थी पेट में, लेकिन अब जा करके मैं लेकर के आती हूँ। स्कूटी से जा नहीं सकती हूँ और सेफ़ नहीं रहेगा 2 व्हीलर से जाना, काफ़ी दूर है स्कूल। मैं वेट कर रही हूँ कि गाड़ी आ जाए तो फिर मैं जाती हूँ, लेकर के आती हूँ। मेरा दिल तो कैसे कैसे हो रहा है अजीब सा, इतना लेट हो गया, और अनिका नहीं आई तो मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया उसको सोच के। सो मैं निकलती हूँ और फिर मैं लेकर के आती हूँ और फिर बताती हूँ क्या हुआ। मेरा बच्चा स्कूल में अकेला होगा, एक तो मेरे पास स्कूल का नंबर भी नहीं है। आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास स्कूल का नंबर होना ज़रूरी है, जैसे कि मैं कॉल कर सकूँ, उसका स्टेटस ले सकूँ। वैसे अनिका ने पापा ने बात कर ली है स्कूल में। ओह, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। चलो फिर मैं आती हूँ, फिर बाकी की सारी बातें मैं आपसे बाद में करती हूँ। ओके बाय। आज मम्मा आई है लेने अनिका को। आज पापा को लेट हो गया तो मम्मा आई है। चल आज अनिका को मम्मा लेने आई है। अनिका इज फीलिंग हैप्पी और नॉट? पापा नहीं आए तो आप सैड हो गए थे क्या? सॉरी। मैंने फिर पापा को कॉल किया कि पापा से पूछा कि अपने अनिका को पिक नहीं किया क्या? It's getting late, 12 o'clock हो गए थे। तो फिर पापा ने बोला ओह शिट 12 o'clock हो गया, मैं मीटिंग में बिजी था, जल्दी से जाओ और उसको लेके आओ। तो मम्मा कैसे आती थी? तो फिर पापा ने गाड़ी भेजी, तो फिर मम्मा आई। It's okay, it happens sometime. यदि आज से कभी लेट हो जाए ना तो आप परेशान नहीं होना, ठीक है? मैम के पास में रहना, ओके? फिर मम्मा आ जाएगी जल्दी से।
साथ में बैठे बैठे रोने लग गए। क्यों रोने लग गए? मम्मा आई ना। डोंट फील योरसेल्फ लाइक दैट, ओके? बस मैम के पास रहो, बस आप मैम के पास रहो। डोंट गेट अफ्रेड, ओके? हम सबने बहुत वेट किया, पापा नहीं आए। मैं सबने बच्चे को बहुत केयर करती है। चल चल। आ जाओ आ जाओ जाओ, अंदर अंदर जाओ, निकालते हैं, चलो। ठीक है गाइस, तो अभी हम घर आ चुके हैं। अनिका रही है बिंदी बिंदी लगा के रेडी, बिल्कुल। कुछ खा लो प्लीज़। खाने का मन नहीं है। इनका खाने का मन नहीं, हमारा तो बहुत खाने का मन है। हमारा लंच यहाँ पे रखा हुआ है, तो अब हम खाने जा रहे हैं। और आज बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि अनिका बहुत टाइम तक स्कूल में अकेली थी और मैम ने बोला कि प्लीज़ टाइम से आप आ जाया करो लेने के लिए। तो मैं तो जाती नहीं हूँ यूजुअली उसे लेने के लिए, उसके पापा ही जाते हैं। लेकिन आज वो अनफॉर्चुनेटली लेट हो गए और उनके माइंड से एकदम स्किप हो गया, मीटिंग में थे वो। तो कुछ दिन हमें मैनेज करना है। आपकी आँख में जो ये है ना मेकअप जैसा, वो मुझे भी लगाना है। मैंने कुछ नहीं लगाया है, देखो। एक मेकअप जैसे लाल लाल क्या वो ऐसे ही है, मम्मा की नेचुरली है। देखो मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। मम्मा की आइज़ नेचुरली ऐसी ही है बेटा। जो आप कल रात को लगाए थे ना, एकदम चोंचा से ऐसा। जो कल मेकअप किया था मैंने, हाँ, मुझे वही आज। तो ठीक है लगाएंगे। अभी पहले बैठो मम्मा के पास आके, आ जाओ। ओके, मैं सीरियल देखने के बाद फेस्टिवल। इनको सीरियल देखना है, इनको देख लो ज़रा। मतलब टेस्ट होने वाला है, टेस्ट के लिए पढ़ लो थोड़ा। हे एवरीवन, सो आज इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी लिस्ट जो मैंने प्रिपेयर करी है मेरे हॉस्पिटल बैग के लिए। अभी मैंने शॉपिंग शुरू नहीं करी है, लेकिन जब तक आपको ये वीडियो रिसीव होगा तब तक मैं शुरू कर चुकी होंगी मेरी शॉपिंग वगैरह। तो इसका 2 पार्ट है, एक है हॉस्पिटल बैग फॉर मदर, अदर पार्ट है हॉस्पिटल बैग फॉर बेबी, जो कि दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं और दोनों की पैकिंग इंडिविजुअल होती है, अलग अलग करी जाती है। दोनों की एक प्रॉपर लिस्ट भी होती है। आधी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और आधी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। इस तरीके से मैं ये चीज़ें कवर कर रही हूँ। सो हम कहीं भी जाते हैं या फिर कोई इवेंट होता है या फिर कोई प्रिपरेशन होती है, तो उसके लिए हमें जो लिस्ट होती है ना प्रिपरेशन की चीज़ों की, टू डू लिस्ट, ये सब कुछ प्रिपेयर करना चाहिए। और उसी तरीके से जब हम हॉस्पिटल बैग पैक करते हैं तो इसके लिए भी हमें एक लिस्ट मेंटेन करनी चाहिए, जिससे कि हमें ये पता चले कि हमने क्या सामान रखा है और क्या चीज़ हमसे मिस हो गई है ना। हॉस्पिटल बैग में जो इसेंशियल चीज़ें होती हैं मदर के लिए, वो आज मैं आपको बता रही हूँ। और हेयर आई हैव माई लिस्ट। ये देखो, ये मेरी लिस्ट है। एक लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पर भी शेयर कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी, तो आप उसके थ्रू जो भी चीज़ें हैं वो शॉप कर सकते हो और इकट्ठा कर सकते हो, और हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। आपको चाहिए होता है एक हॉस्पिटल बैग, एक बैग आपको चाहिए होता है, और बैग ऐसा हो जो आप भी कैरी कर सको और आपके साथ में अगर कोई फैमिली वाला है तो वो भी कैरी कर सके। इस तरह से हॉस्पिटल बैग होना चाहिए, लाइट वेट हो, उसमें कई सारे पॉकेट्स हों और साइड्स हों, जिसमें कि आपकी जो चीज़ें हैं, इसेंशियल चीज़ें, उसे आप कैटेगरी डिवाइड करके रख सको। अगर ऐसा बैग नहीं है आपके पास, डजंट मैटर, आप डिफरेंट पाउचेस ले सकते हो या फिर आप पॉलीथीन्स ले सकते हो जो कैरी बैग होते हैं, उसमें अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके आप उस बैग में रख सकते हो। कोशिश करो कि जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो डिस्पोजेबल हो, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है और कई लोग अकेले भी होते हैं घर पे, जिनके फैमिली वाले नहीं होते हैं करने के लिए, और कई लोगों का जो हॉस्पिटल होता है वो घर से इतना दूर होता है कि बार बार आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं ना, हॉस्पिटल टू घर, घर से हॉस्पिटल जाना। तो ऐसी चीज़ें अपने बैग में रखो जो कि डिस्पोजेबल हो, जिसे यूज़ किया और फेंक दिया, ऐसी वाली चीज़ें होनी चाहिए। तो पहली चीज़ जो मैंने मेरे हॉस्पिटल बैग में रखी है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है एक सैनिटाइज़र। यानी कि आप सैनिटाइज़र रख सकते हो या फिर सैनिटाइज़र वाइप्स रख सकते हो। तो ये जो वाइप्स होती है ना, सैनिटाइज़र से ज़्यादा बेटर मुझे वाइप्स लगती हैं कि आप हाथ भी साफ़ कर सकते हो, उससे सैनिटाइज कर सकते हो। एंड ऑल्सो जो हॉस्पिटल की सर्विसेज होती है, जैसे कि बेड हो गया, बेड के साइड की टेबल हो गई, जहाँ पर आपके साथ में कोई गया है वो बैठने वाला है, उसे क्लीन कर लिया, टॉयलेट का हैंडल वगैरह, डोर का हैंडल वगैरह क्लीन कर लिया, इस टाइप की चीज़ें आप कर सकते हो। वैसे तो आजकल हॉस्पिटल में सब कुछ क्लीन होता है, बट स्टिल फॉर द सेफ साइड यू हैव टू कीप इन योर बैग। इसके बाद अब आपको आ जाना है अपनी मेन इसेंशियल चीज़ पे, जो लिस्ट है हमारी, उसमें आपको रखने हैं आपके मैटरनिटी पैड्स, मॉम पैड्स या फिर
पोस्ट डिलीवरी पैड्स हम इनको बोलते हैं। डायपर्स होते हैं जो नई मॉम के लिए बनाए गए हैं। डायपर्स इस समय बहुत ट्रेंड चल रहे हैं। पैड फिक्सेटर होता है। ये सारी कुछ चीज़ें हैं ना जो कि इंपॉर्टेंट होती है और आपको अपने पास में रखनी चाहिए। और उसके साथ में आप पैड फिक्सेटर ले लो तो उसमें आप पैड को लगा करके पहन सकते हो और बाद में उस पैंटी को आप थ्रो भी कर सकते हो, उसे रखने की जरूरत नहीं होती। पैड्स के साथ में आपको इंटीमेट वाइप्स रखनी है जिससे कि आप अपना पर्सनल पार्ट क्लीन कर सको। इमीडिएटली आपको नहाना अलाउड नहीं होता है बट आपको क्लीन करना होता है, हाइजीन बना करके रखनी होती है आपके प्राइवेट पार्ट्स की। टॉयलेट स्प्रे जो होता है जो कि सैनिटाइजिंग के लिए यूज किया जाता है वो जरूर रखना अपने बैग में, क्योंकि हो सकता है कि आपको सीट यूज करनी हो, सीट उतनी क्लीन नहीं हो, सीट पे स्प्रे करो देन उसके बाद में आप सीट यूज करो, क्योंकि आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है ना वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है डिलीवरी के बाद में और इन्फेक्शन होने का चांसेस भी रहता है। तो इसलिए आपको आपकी जो सीट है टॉयलेट वाली उसे सैनिटाइज करना है, स्प्रे करना है, देन उसके बाद उस पर बैठना है। अब कुछ और एसेंशियल चीज़ें जैसे कि आपको अपने साथ में कैरी करना है फेशियल वाइप्स, फेस नैपकिन्स कैरी कर सकते हो आप, फेस टॉवल्स वगैरह हैं। और इसमें जो चीज़ें हैं ना ये डिस्पोजेबल भी अवेलेबल है, अमेजोन पे भी अवेलेबल हैं। तो आप डिस्पोजेबल जो नैपकिन्स होती है ना वो परचेज कर लो। ये नहीं परचेज करना चाहते हो कोई बात नहीं, अपने घर से आप पतली वाली जो नैपकिन्स होती हैं, हैंकीज होती हैं एंड टॉवल्स होती हैं वो रखो। जो कॉटन वाली आती है ना एकदम बारीक वाली पतली वाली वो रखो, वो बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाती है अगर आप उसे चेंज नहीं करवा पा रहे हो तो। अब इसके साथ में आप मिनी स्किन केयर किट अपने पास में रखो, जो भी आप स्किन केयर की चीज़ें यूज़ करते हो, फेस वॉश है, फेस क्रीम है, लोशन है, बॉडी बटर है या फिर कोई भी और चीज़ जो भी आप यूज़ कर रहे हो, पर्सन टू पर्सन पर डिपेंड करता है आप अपनी ग्रूमिंग के लिए क्या यूज़ करते हो डेली में। तो उनका एक मिनी किट बना लो, छोटी छोटी चीज़ें रखो, मतलब छोटा सा किट बनाओ और छोटा सामान रखा कि 3 से 4 दिन आपका चल जाए वो। यानी कि जो ट्रैवल चीज़ें होती है, ट्रैवल इसेंशियल जो होते हैं उस टाइप के छोटे छोटे आप सामान ले करके रख लो और इसे किट में डाल लो और उसे अपने हॉस्पिटल बैग में रखो। इसके साथ अपने कॉम, रबर बैंड, हेयर बैंड क्लिप्स जो भी आप यूज़ करते हो डेली में जिससे कि आपको कंफर्टेबल फील होता है आपके बालों में। इसी के साथ में हैंड क्रीम एंड फुट क्रीम भी रखना ज़रूर, क्योंकि डिलीवरी के बाद क्या होता है कि बॉडी डिहाइड्रेट भी होती है, स्वेट भी होती है और ड्राइनेस भी आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके जो हाथ होते हैं ना वो रफ हो जाते हैं, सैनिटाइजर बार बार यूज़ कर लो वैसे ही रफ होते हैं और उसके बाद भी रफ हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको हैंड क्रीम रखना बहुत ज़रूरी है आपके हाथों को सॉफ्ट बनाने के लिए। और फुट पे लगाने के लिए आप फुट क्रीम भी ले सकते हो, दोनों किसी अच्छे ब्रांड की परचेज कर लो और उसे अपने बैग में रख लो। इसके साथ आपको रखनी है नर्सिंग ड्रेस, यानी कि अब बच्चा हो जाएगा तो उसे हमें फीड भी कराना है। तो ड्रेसेस आप ऐसी रखो जो कि कंफर्टेबल हो, फ्लोई हो, ब्रीजी हो, हल्की फुल्की हो, आपको लाइट भी फील कराए और अच्छा लगे तो कुछ लूज लूज सा पहना हुआ है, कुछ ऐसा स्टफ अपने पास रखो। अगर आप पॉसिबल हो पा रहा है कि आप घर से वापस से मंगवा सकते हो कपड़े तो 2 सेट इनफ होता है। लेकिन अगर ऐसा है कि आप नहीं जा सकते हो अपने घर, आपको हॉस्पिटल में ही रहना है आपके पार्टनर के साथ में 3 से 4 दिन, तो आप 4 दिन की तैयारी करके लेके जाओ। मतलब 4 दिन में आपको कितने कपड़े लगने वाले हैं, 1-2 सेट आप अपने पास में एक्स्ट्रा भी रखो अपने लिए, क्योंकि जब बेबी फीड करता है ना तो बहुत सारा जो मिल्क होता है वो कभी कभी एकदम बाहर आ जाता है, लीक हो जाता है या फिर कुछ भी ऐसा स्वेटिंग वगैरह हो रही है तो आपके कपड़े बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। आपने कुछ खाना वाना खाया या कुछ किया तो आपके ऊपर वो चीज़ें गिरी या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उनसे बचने के लिए अपने पास आप 1 या 2 सेट एक्स्ट्रा कपड़े ज़रूर रखो। डिलीवरी के बाद जो गाउन्स होती है ना, नर्सिंग वाली मैटरनिटी गाउन्स होती हैं, मैक्सी होती है, ये सबसे परफेक्ट होती है कैरी करने के लिए। इसके साथ में आपको आपके अंडर गारमेंट्स भी रखनी है। अगर आप पैंटी वगैरह पहनना चाहते हो तो लूज फिट वाली कंफर्टेबल कॉटन पैंटीज लेकर के रखो जो थोड़ी ढीली ढाली हो, थोड़ी बड़ी भी हो। ऑल्सो आप चाहो तो डिस्पोजेबल पैंटीज का यूज़ कर सकते हो। इसके साथ में आपको रखनी है नर्सिंग ब्रास, यानी कि जब आप बेबी को फीड कराने वाले हो तो जो ब्रास आप कैरी कर रहे हो वो नर्सिंग वाली होनी चाहिए जिसमें कि यहाँ पर हुक दिया होता है, आप हुक ओपन करके बच्चों को फीड करा सकते हो। तो इस तरह की जो ब्रास आती हैं वो आपको अपने पास में रखनी है। ब्रास की बात कर रहे हैं तो ब्रेस्ट पैड रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी जो मिल्क लीकेज होती है जो ओवरनाइट कभी भी हो जाती है। कुछ लोगों को ज़्यादा मिल्क आता है, कुछ जो कम आता है, बट स्टिल आपको ब्रेस्ट पैड अपने पास में रखना है। तो आप एक छोटा पैक मंगा लो जिसमें कि 10 से 15 ब्रेस्ट पैड होते हैं, वो रख लो अपने बैग में। ऑल्सो आपको लेना है ब्रेस्ट पंप भी। ये इसलिए लेना है क्योंकि जो ब्रेस्ट होते हैं ना वो एकदम से टेंडर हो जाते हैं, बहुत सोर हो जाते हैं। बच्चा इतनी तेज़ी से फीड नहीं कर पाता है, नहीं ले पाता जितनी तेज़ी से वो मिल्क भरता है ब्रेस्ट में। जब ब्रेस्ट पंप का आप यूज़ करोगे ना तो आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। जो एक्सेस मिल्क है उसे आप निकाल सकते हो, चाहो तो बच्चे को बॉटल के थ्रू पिला भी सकते हो इमीडिएटली, या फिर जो स्पून आती है ना बच्चों वाली जो मिल्क पिलाने के लिए आती है स्पून, वो स्पून का यूज़ कर सकते हो।
फीडिंग कवर एंड दुपट्टा रखना ना भूलें, क्योंकि कभी कभी होता है कि जैसे हम कॉमन रूम में है ना, प्राइवेट रूम बहुत कम लोग लेते हैं, कॉमन रूम है या फिर बहुत सारे लोग एक ही रूम में हैं, तो ऐसे पे क्या होता है कि बच्चों का वैसे खुला रख के फीड कराना थोड़ा सा ऑड हो जाता है कई कंडीशन में, या फिर हमारे घर वाले भी वहीं पर हैं तो थोड़ा ऑड हो जाता है। तो फीडिंग कवर या फिर कोई एक दुपट्टा हो कॉटन का, वो अपने पास में आप रखो। ये दोनों ही चीज़ें आप कॉटन बेस्ड लो, क्योंकि बच्चा जब फीड करता है तो सब ब्रीदिंग इशू नहीं होना चाहिए, और इनसे आप अपने आप को और बच्चों को कवर करके आप बहुत ही कंफर्टेबल होकर के फीड करा पाओगे। नेक्स्ट आपको रखना है अपने साथ में डिस्पोजेबल मास्क, यानी कि नॉर्मल जो कॉटन के मास्क आप यूज़ कर रहे थे उसे आप ना यूज़ करें, जिससे कि आपको वापस से बैग में रखना पड़े, वॉश करना पड़े। तो आप डिस्पोजेबल मास्क मंगा लीजिए, 10-15 मास्क मंगा के रख लीजिए अपने पास में, एक पैकेट में डाल करके रखिए और उनका ही यूज़ करिए। आपके हॉस्पिटल में अलाउड है आपको कि आप मास्क के बिना भी रह सकते हो, देन वेल एंड गुड। बट अगर आपको अलाउड नहीं है, क्योंकि बच्चा भी है हमारे साथ में, तो हमें थोड़ा सा हाइजीन भी बना करके रखना है और प्रोटेक्शन भी रखना है उसके लिए भी। ऑल्सो आपको कैरी करना है 2-3 पेयर ऑफ सॉक्स एंड फुटवेयर भी, कंफर्टेबल फुटवेयर ले लो और सॉक्स ले लो। तो सॉक्स से क्या होता है कि कभी कभी आप जिस रूम में होते हो डिलीवरी के बाद में वहाँ एसी भी होता है, तो आपके पैर एकदम ठंडे हो जाते हैं, तो डिलीवरी के बाद वो पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। तो इसके लिए अपने पास सॉक्स रखें और सॉक्स को पहन करके रखें, आपको आराम भी मिलेगा, और जो आपके पैरों में थकान हो रही थी ना उससे भी आपको आराम मिलेगा और पैरों में ठंडी भी नहीं लगेगी। फुटवेयर ऐसा हो कि आपको आराम भी दे, आपके पैरों को भी आराम दे, जिससे कि आप पहन के टॉयलेट वगैरह जा पाओ, या फिर बाहर जाना है, डॉक्टर से मिलना है, बच्चों को देखने जाना है NICU वगैरह, तो फिर आप उसे पहन करके आराम से वॉक कर पाओ। एक और चीज़ अपने पास में रख सकते हो, कॉटन की जो वेस्ट बेल्ट आती हैं जो कि डिलीवरी के बाद पहनी जाती हैं, वो वेस्ट बेल्ट अपने पास में आप रख सकते हैं और उसे आप यूज़ कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि एकदम से, क्योंकि बेली जो होता है ना वो डिलीवरी के बाद एकदम से लूज हो जाता है और इसे होल्ड करके रखना ज़रूरी होता है। ये जो बेली बेल्ट होती हैं, एब्डोमिनल बेल्ट होती हैं, ये आपको बहुत सपोर्ट देंगे, आपके लूज यानी कि एम्प्टी बेली को आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा और बहुत आराम भी मिलेगा, और आप कंफर्टेबल होकर के रात में सो भी पाओगे। अब पर्सनल हाइजीन की कुछ और चीज़ें होती है, कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि रेजर हो गया, आइब्रो हो गई, नील कटर हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना, इसे भी अपने किट में रखो, छोटे से पॉकेट में रखो, जिसका अगर आप चाहो तो आपके यूज़ पे, आपकी नीड पे आप इस्तेमाल कर पाओ। ऑल्सो इसी के साथ में आपको रखना है एक हेड कवर भी। आप चाहो तो हेड कवर रख सकते हो, ईयर कवर रख सकते हो, जिससे कि आप अपना सर और अपना कान कवर करके रखो। और ऐसा कहते हैं, मतलब कि लोग हमारे घर में कहते हैं कि नहीं, डिलीवरी होने के बाद में माँ को अपने कान को ढक करके रखना चाहिए, जिससे कि जो हवाएं होती है ना, ठंडी हवा, वो कान के अंदर सर में जाती है और फिर सर का दर्द शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो डिलीवरी के बाद ही आपको अपना हेड एंड जो आपका कान है वो पूरा कवर करके रखना है। तो इसके लिए आप कोई हेड कवर, कोई कैप या फिर कोई दुपट्टा या फिर स्टोल वगैरह है, जिससे आप अपने सर पे अपने कान को पूरा अच्छे से कवर कर सकते हो, जो कि कॉटन का बना हुआ हो। तो ऐसा कोई कवर अपने पास में, कोई कैप अपने पास में ज़रूर रखो। तो ये तो थी जो एसेंशियल चीज़ें थी जो कि एक माँ को अपने बैग में रखनी चाहिए जब भी वो हॉस्पिटल के लिए जाने वाली है। और ये जो पैकिंग आपको करनी है ना, ये 34 वीक्स आपका कंप्लीट हुआ है, उसके बाद अपना बैग पैक करके रख लो, क्योंकि कभी भी गुड न्यूज़ आ सकती है आपके घर में। तो इसलिए आपको तैयारी आपको पहले ही कर लेनी है। जो भी चीज़ें आपने परचेज़ करी है वो रख लीजिए, जो परचेज़ करनी है उसे फटाफट से परचेज़ कर लीजिए। अगर इनमें से कोई चीज़ आपको लगता है कि नहीं, आपके पास में नहीं थी, तो प्लीज़ अपने पास में ज़रूर रखिएगा।